पहला सवाल आपसे यही, सरकार में भी मोदी सरकार 2 के आज 1 साल पूरा होने पर आप क्या मानते हैं, क्या सरकार कामयाब हुई है जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है और इसलिए कि अफसोस इस बात का है और ताज्जुब भी है कि किस बिना पर ये खुशी मना रहे हैं अपने 1 साल की तकमील का। आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से, जो मेरा मानना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसकी वजह से 140 से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स की मौत हुई। सिर्फ दूसरी सेकंड में से 25 मई के दरमियान में 80 लोग ट्रेन में मारे गए। आप देखते हैं कि लोग भूखमरी का शिकार हैं। आप देखते हैं कि लद्दाख में 5 किलोमीटर से ज्यादा इंडियन टेरिटरी पर चीन न सिर्फ कब्जा किया बल्कि अपने एम्युनेशन और बंकर्स बना दिया वहां पर। तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? कल जीडीपी के फिगर्स आए, 40 साल में पहली मरतबा 3.1 हमारा जीडीपी हो चुका है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है इस गलत लॉकडाउन की वजह से। 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। किस बिना से खुशी मना रहे हैं? आखिर आप किसकी बर्बादी का खुशी मना रहे हैं? आप यही तो भारत के सिटीजन है ना, और आप 1 साल के मुकम्मल खुशी मना रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी, कौन खुशी मना रहा है? वो तो कह रहे हैं हम जश्न नहीं मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। तो फिर ये पूरे अखबारात में पूरे मिनिस्टर्स के आर्टिकल लिखना और ये कहना कि 60 साल में जो काम ने वो काम करके दिखा दिया, हर जगह पर हर टीवी चैनल पर जाकर अपना बाजा बजाना कि हमने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, तो जश्न नहीं है तो क्या है? आप बताइए कि हर जगह पर तकालीफ है, लोग मर रहे हैं, खासतौर से गरीब लोग मर रहे हैं, और इस सरकार को ये सूझा कि हम अपना 1 साल के मुकम्मल होने का जश्न मनाएंगे। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आप लॉकडाउन को असंवैधानिक बता रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि जब विश्व में कोरोना का संक्रमण अमेरिका जैसे मुल्कों को घुटनों पर ले आया, वहीं भारत में हम भारी जनसंख्या घनत्व के बावजूद आज ऐसी परिस्थिति में है कि कम से कम हम लड़ रहे हैं, वरना जो यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था है सब कुछ चरमरा सकता था। आप नहीं मानते, जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी लगभग 3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे सर, और अब 14 दिन में हो रहे हैं। क्या ये लॉकडाउन की उपलब्धि नहीं है? बिल्कुल नहीं है ये लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन की उपलब्धि अगर तो सरकार कह रही है, आप ये बताइए फिर आपने करीब 70 दिन के करीब होने आ रहे हैं। आपका जहां इंटरनेशनल लेवल पर जिन कंट्री से लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन जब उन्होंने खत्म किया वहां पर केसेस पे कंट्रोल किया और उनके नंबर्स गिर रहे हैं। भारत विश्व का एक पहला देश है कि हम लॉकडाउन खत्म करने जा रहे हैं और हमारे केसेस में स्पाइक हो रहा है। पिछले 6 दिन से 6,000 से कम केसेस नहीं आ रहे हैं। और रहा सवाल यूएस की बात, मैडम, वहां पर भारत की जो मिडाइन एज है और यूएस की जो है बहुत फर्क है। हमारे पास 26 साल है, वहां पर करीब 45 ईयर्स है। और एक बात हमको समझने की जरूरत है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों की 60 साल के ऊपर है, यूएस में 15% है। हम क्यों यूएस से कंपेयर कर रहे हैं? और जब लॉकडाउन हर मुल्क में खत्म हो, केसेस कम हो रहे हैं, ये वाहिद कंट्री है जहां पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और मौत भी बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। ये किसी जगह पर नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास ही हो रहा है। जरा अन्य मुद्दों पर आने से पहले एक बार मजदूरों का जिक्र चूंकि आपने भी किया, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी, फिर सरकार सक्रिय हुई, बसों के जरिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये वो मानवीय संकट है जिसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना होगा? राज्यों को हम आपस में टकराते देख रहे हैं इन विषयों पर, रेल मंत्रालय के साथ भिड़ी हुई है, ये एक मानवीय समस्या है जिसका मिलकर सबको हल निकालना था। मैडम, और क्या कोऑपरेट करेंगे? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान लॉकडाउन देश पर थोप दिया और देश की गरीब जनता जिसको सरकार ने एक पैसा नहीं दिया वो बर्दाश्त कर रही है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 मोटरसाइकिल सीज हुए, कई वाकयात पुलिस के हुए, लोग खामोशी से इसका कबूल किए। आप कह रहे हैं कि सरकार का ताउन करना चाहिए। अच्छा भाई ये बताइए, ट्रेन श्रमिक ट्रेन आप बता रहे हैं, 80 लोग कैसे मर गए? सिर्फ 10 दिन में 80 लोग मरते हैं ट्रेन में। झांसी में एक ट्रेन के टॉयलेट में 4 दिन से आदमी की लाश पड़ी रही और आप ट्रेन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये तक पता नहीं कि कितने माइग्रेंट लेबर भारत में हैं और कितने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक बिहार का वर्कर अपने चेहरे पर तकलीफ का इज्जत कर रहा है क्योंकि उसकी औलाद मर गई। दुनिया ने देखा कि ट्रेन के स्टेशन मासूम बच्चा अपनी माँ की लाश के पास खेल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? 2 महीने में आपने, अगर आज आप लेबरों को लिख जा रहे हैं, किसने रोका आपको 25 बार से लिख जाने के लिए? जबकि केसेस में स्पाइक हो रहा है। इनकी अकलमंदी देखिए, इनकी दानिशमंदी देखिए, इनका विजन देखिए कि जब केसेस में स्पाइक हो रहा है और इकोनॉमी को आप खोल रहे हैं, ऐसे वक्त में हमको हमारे माइग्रेंट लेबर की जरूरत है। आप उनको भिजा रहे हैं, केसेस स्पाइक हो रहा है और आप गवर्नमेंट करिए, हमसे कॉपरेट करिए। अरे भाई, आपको किसने रोका था कि एक पायलट दिल्ली से उड़ता है मॉस्को के लिए, बीच हवा में मालूम होता है कि पॉजिटिव पेशेंट है? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है कि पायलट को भिजा दे रहे हैं, आपको पॉजिटिव निकलता है? आप बताइए मैडम, पानी पीने को नहीं है। अबरार एक लड़का मर गया, मेरे हैदराबाद से बिहार को ट्रेन जाती है, सुनील बच्चा मर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोऑपरेशन। अरे आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में झूठ का, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बगैर पैसे नहीं दीजिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 5 लाख माइग्रेंट लेबरों को जाने के लिए 6 करोड़ का खर्चा किया। हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम नहीं बल्कि अटर फेलियर कहा जा सकता है इसको।
चलिए ठीक है, आपने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अपना मतभेद और ये आक्रामक अंदाज आपका पहले से इन मुद्दों पर रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 का हटना, सीए, इन तमाम मुद्दों पर भी आप पहले बहुत आक्रामक थे। आगे बढ़ने से पहले, सवाल पूछने से पहले मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपका स्टैंड अभी भी वही है या लॉकडाउन ने थोड़ा परिवर्तित किया है आपके मूड को? नहीं मैडम, मेरी मौत ही मेरा पोजीशन बदल सकती है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं उन सियासतदानों की तरह नहीं हूं जो शाम में एक, सुबह में एक, दोपहर में एक बात करते हैं। 370 आपने हटा दिया, फिर हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल कैसे मर गया, मेजर बच्चा कैसा मर गया हमारा, कश्मीर श्रीनगर के अंदर 15 घर बर्बाद हो जाते हैं, लद्दाख के अंदर आपने कहा यूनियन टेरिटरी बना दिया 370 को हटाकर। भाई साहब 5 किलोमीटर पर होम मिनिस्टर साहब जवाब क्यों नहीं देते? आईटीबीपी आपके तहत है, आप जवाब नहीं देते। आखिर आप चीन से बात कर रहे हैं मैडम, तो बताइए ना क्या बात कर रहे हैं चीन से आप? आपने देश को झूठ का डोकलम में, आपने झूठ का डोकलम में आज भी पहले से ज्यादा उनके बंकर बन चुके हैं। सैटेलाइट के फोटो से झूठ नहीं बोल सकते। और हमारे प्रधानमंत्री इतने 56 इंच के स्ट्रॉन्ग लीडर कि अपने मूड का इजहार देश से नहीं करते, अपने मूड का इजहार हजरत ट्रम्प से करते हैं। और ट्रम्प कहता है कि मोदी इज इन बैड मूड। व्हाट अबाउट द कंट्री? देश को तो मालूम होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री चीन के बारे में क्यों नहीं कहते। आपने ममलापुरम किया, वुहान स्पिरिट किया, उसके बावजूद भी 370 हटाया और लद्दाख में 5 किलोमीटर पर हजारों चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। इस पर बीजेपी खामोश है। ऐसा लगता है कि उन्हें मौत को देखिए, खामोश बैठे हुए हैं। इस पर औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अभी चीन के इस लॉकडाउन के बाद बातचीत नहीं हुई है ट्रंप से, तो आप ट्रंप पर भरोसा करेंगे या प्रधानमंत्री पर? हमारी देश के गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठा है, झूठ बोलता है। अरे सर, कूटनीति में ऐसी बात की जा सकती है क्या, जब आपको विश्व में तमाम देशों से रिश्ते बनाने होते हैं, डिप्लोमेसी का ख्याल रखना होता है? जी बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ जिंदगी पर रहेगा, मगर मेरे देश का प्रधानमंत्री है। और अगर कोई मेरे देश के प्रधानमंत्री को झूठा कह रहा है, झूठ बात कह रहा है, और हमारा हमेशा से ये पोजीशन रहा है कि हम किसी दूसरे मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका का ट्रंप कौन होता है? हमको क्लियर कट कहना चाहिए था कि गलत कह रहा है। चलिए, झूठ अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो इज मिसलीडिंग। द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट स्पोकन टू ट्रंप। आप ये भी नहीं कह सकते। चलिए, अब चीन की आपने बात की सर, जरा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पीओके को लेकर जिस तरह का आक्रामक अंदाज मोदी 2 में पहले साल में रहा है, हम जाफराबाद और उन तमाम इलाकों के गिलगित बल्तिस्तान, इन सब का हम मौसम भी बताने लगे हैं। आपको लगता है कि इससे इमरान खान और पाकिस्तान दबाव में है? मतलब देखिए, जहां तक भारत की इंटीग्रिटी का मामला आएगा, हम बराबर सरकार किसी की उनके साथ करेंगे। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी कैसे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की, एक मेजर की, हमारे सिपाहियों की मौत क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? क्यों आप क्या इसको रोक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिक्किम में चीन घुस रहा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। अरे भाई मैडम, जिस तरह आपने पाकिस्तान के बारे में सवाल किया, इस तरह तो दूसरे एंकर्स को भी, दूसरे बीजेपी के पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए ना चीन के ऊपर। और इमरान खान हो या चीन का सदर, भारत की इंटेलिजेंस का सवाल आएगा, हम अपने सियासी इख्तिलाफात को हमेशा से उसको बारह रखे, तो जवाब देना पड़ेगा ना मैडम। कभी तो जवाब दीजिए आप कि भाई आप ये क्यों हो रहा है। G7 आपने कहा था कि अगस्त 5 के बाद सब खत्म, कुछ नहीं होगा, मगर आज भी वहां पर गड़बड़ हो रही है, आज भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, नौजवान लड़कों की भर्ती हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है वादी में? लेकिन बीते दिन तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी, और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी सतर्क है, गाड़ी में वहां पर धमाके से लगभग 40 किलो IED था, उसको उड़ाया गया, तो सतर्कता बरती जा रही है। ठीक है, मगर पुलवामा का राज तब तक नहीं खुला ना। पुलवामा का वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसके आज भी DNA के सैंपल गवर्नमेंट के पास हैं। अब तक आपने कितनों का अरेस्ट किया पुलवामा में, बता दीजिए। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अरे बताइए ना देश को, आपने तो पुलवामा के नाम पर इलेक्शन जीत गए, मगर देश को तो बताना पड़ेगा ना कि पुलवामा में कितना प्रोग्रेस हुआ, NIA ने कितना क्या किया। आप नहीं बता पाते। एक पुलिस ऑफिसर ACP रैंक का पकड़ा जाता है टेररिस्ट को लेकर जाते हुए, उसका क्या प्रोग्रेस है बताइए आप। उसके बारे में कुछ नहीं बताते, खामोशी है, सन्नाटा है बीजेपी गवर्नमेंट के पास। वैसे साहब, चूंकि चीन पर आप बार बार आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की, और आपने कहा कि जब भी डिप्लोमेसी का मामला आएगा तो मैं अपनी देश के सरकार रहूंगा, तब मैं राजनीतिक जो भी खिलाफत है उसको दरकिनार करूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे गलत करार दिया है। क्या आप इस पर निंदा करना चाहेंगे उनकी? अगर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोगों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया तो मुझे इजाजत दे दीजिए आप, क्योंकि वो जो कमेंट करेंगे किसी दूसरे मुल्क के बारे में तो मैं बराबर उनके साथ हूँ। मैंने ये, मेरा मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये हमारे देश का आखिरी कोर्ट है। अब पाकिस्तान अगर इससे मुदाखलत कर रहा है तो फौरन मोदी सरकार को अपने स्पोक्स पर्सन को कहना चाहिए कि भाई साहब जरा टीवी पर आइए, अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम पे बैठिए 6 बजे और फौरन इसके कंडेम करिए। और ये अगर MP को बोलना पड़ा है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम। मानता हूं कि ये लोग फॉरेन अफेयर्स नहीं चला पा रहे हैं कि एक देश की सबसे मशहूर एंकर को एक नादान किस्म के हेट स्पीच बोलने वाले MP से पूछना पड़ रहा है कि आप कम से। चलिए, मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान के बयान को। लेकिन आप एक नादान MP हैं, ऐसा हम कतई नहीं मानते। आप अपनी बात बहुत जोरदार और धारदार तरीके से रखते हैं, इसीलिए आपको हमेशा आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। एक ऐसे दिन जब सरकार 6 साल पूरी कर रही है और दूसरे कार्यकाल में पहला वर्ष। अब मैं आती हूं सर,
पूरे कोरोना की जो लड़ाई है उसमें हम जिस तरह से राज्यों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, दिल्ली में भी है, गुजरात में बहुत ज्यादा है, और इन सब के बीच पलायन का ये मुद्दा जो लगातार उठ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य भी अपनी भूमिका में कहीं 2 कदम पीछे हटते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि श्रमिक स्पेशल नहीं, आपने कोरोना स्पेशल बना दिया है, आप ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं। मतलब हर राज्य लगभग, किसी एक को पिकआउट करना शायद नाइंसाफी होगी, उनको कोरोना कैरियर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका क्या इलाज है? मैडम, मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं तो इन नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपने इस लॉकडाउन को कबूल क्यों किया? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मैडम। अगर आप स्टेट लिस्ट देखेंगे, स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ तो स्टेट का है। आज क्यों ममता बनर्जी चीखें मार रही है? आप पहले 25 को कह देना चाहिए था कि लॉकडाउन होगा तो हमारे स्टेट के रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। आपने जब नहीं कहा। अब रहा सवाल स्टेट की शिकायत का, मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार इस प्रोग्राम में आकर कह दे कि आपने स्टेट को कितना पैसा दिया। तेलंगाना की सरकार 6 करोड़ रुपए अपना जेब से देती है माइग्रेंट लेबरर्स को भिजाने के लिए। हमारा चीफ मिनिस्टर पुकार कर इस बात का डिमांड कर रहा है कि स्टेट का जो लोन है उसको डिफर करिए, आप नहीं करते। आरबीएम एक्ट को 3 से 5% करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम भीख मांग रहे हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस 100% करिए, आप नहीं करना चाहते। आखिर आपने स्टेट को क्या मदद की है अब तक, बता दीजिए आप, सिवाय इसके कि आपने एनडीएमए का सेक्शन 6 को इस्तेमाल करके आप दिल्ली से बादशाह सलामत एक फतवा जारी करते हैं, स्टेट खत्म कर दो। अरे भाई, गुजरात में क्या हो रहा है बताइए ना। गुजरात में नासिस किस्म के, डुप्लीकेट किस्म के वेंटिलेटर्स लगाए गए, और वो सप्लायर कौन था? उसने 25 लाख का सूद प्रधानमंत्री को दिया था। इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप स्टेट को क्या मदद कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, और वो कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से सबको फायदा पहुंचेगा, कुछ को डायरेक्ट पैसा, और एमएसएमई सेक्टर में इजी टर्म्स पे लोन के जरिए वो फिर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश में कर रहे हैं। आपने निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखा ही होगा। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि वो 20 लाख करोड़ का जो कहा गया कि 10% ऑफ जीडीपी था, मैंने जितने देश के माहिरीन इकोनॉमिस्ट थे उनके तमाम आर्टिकल्स पढ़कर कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि वो जीडीपी का 10% नहीं है, 1.4% भी नहीं है मैडम, 1.4% भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? क्यों देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 20 लाख करोड़, अरे 1.4 लाख, 10% ऑफ जीडीपी, झूठ। 1.4 लाख भी नहीं है। अच्छा, एमएसएमई को आप कह रहे हैं कि 3 लाख का लोन लीजिए। मैडम, लोन बैंक चलूं जाकर, बैंक मुझे देगा, गरीब को देगा बैंक लोन। अगर बैंक लोन देता तो ये 25 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स रोड पर नहीं निकलते मैडम, बैंक को जाते हैं वो लोग। कहां बोल रहे हैं, किधर सच्चाई है? जो आप तेलंगाना का जिक्र कर रहे हो वैसी साहब, वो एक एग्जांपल था। केसीआर की हर किसी ने प्रशंसा की, क्योंकि उन्हें परिस्थिति देखी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मजदूर भाई आप यहीं रहिए, हम आपको खाना देंगे, हम आपको रखेंगे। क्योंकि इस तरह का पलायन और इसको मैनेज कर पाना, आप सोचिए कितने दिनों से मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है, लाखों लाख। अभी तो आंकड़ा भी नहीं है किसी के पास कि कितने मजदूर हैं, खुद वित्त मंत्री के पास भी स्पष्टता नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसे में एक एग्जाम्पल सेट हुआ जो केसीआर ने किया। क्या आपको नहीं लगता वो सही रास्ता था? तो क्यों नहीं केसीआर के इस मेथड को भारत सरकार ने सराहा, उसको माना क्यों नहीं? जब एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं इनको अपना मेहमान मानता हूं, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर और बीजेपी ने क्यों कबूल नहीं किया? और क्यों नहीं आपने अब तक केसीआर की मदद की? 1000 वेंटिलेटर का हमने डिमांड किया, आप नहीं देते हैं। मैडम, जीडीपी 3.1% हो चुका है। 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लॉकडाउन में आपने क्या तैयारी की बताइए ना। आपने, आपको नहीं मालूम था? अगर आप 25 मार्च से ट्रेन को बजाना शुरू करते तो ये पूरे लेबर जाते। आज अब इकोनॉमी को खोल रहे हैं, फैक्ट्रीज को खोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोल रहे हैं, एमएसएमईज को बोल रहे हैं कि जाके लोन लो। मजदूर कहां पे जाएगा? और मजदूर को कैसे भी जा रहे हैं कि ट्रेन निकलती है बंबई से, जाना गोरखपुर से, उड़ीसा पहुंच जाती है। पीने का पानी का इंतजाम नहीं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? आप कब तक अपने झूठ को, अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया तो उसको कबूल करिए। मैडम, आप देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि इनको कोविड नहीं मारेगा, बल्कि इनको भूख से मर जाएंगे। और फिर एडवोकेट जनरल कहता है गुजरात का कि सबका टेस्ट कराएंगे, 70% गुजरात कोविड निकलेगा। तो टेस्टिंग करिए ना, कौन रोक रहा है आपको टेस्टिंग करने के लिए? भारत में सबसे लोवेस्ट टेस्टिंग है पूरी दुनिया में, आप टेस्टिंग को बढ़ाते नहीं है और आप कहते हैं कैसा है। बात मुख्यमंत्रियों की हो रही है तो आपने अरविंद केजरीवाल पर भी हाल में हमला किया। आपने लिखा कि मरकज के लोग जब क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक भी हो जा रहे हैं, फिर भी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या हुआ था? ये वो जो ट्वीट है, थोड़ा आप उसको फिर से पढ़ लीजिए। मैंने लेटर लिखा था होम मिनिस्टर अमित शाह को, क्योंकि दिल्ली का पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, कि इनको इनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बावजूद भी इनको नहीं छोड़ा जा रहा है। और मैंने उनसे मुतालबा किया था कि इनको फौरन छोड़ा जाए, तो एमओएस किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मगर गैर जरूरी उनको 3 हफ्ते, आप लोग 4 हफ्ते उनको वहां पर एक किस्म से किडनैप करके रखे थे। टेस्ट हो गया, सब हो गया, जाने नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, जो फॉरेनर्स है उनका आपने केस बुक किया, मगर ये तो भारत के सिटीजन थे। अब वो लोग आ रहे हैं। रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, मैडम, तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब दिल्ली जल रहा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के बापू घाट पर जाकर बैठे थे। उनका काम यह था कि केजरीवाल निकलकर उन महलों में जाते, हिंदुओं से बात करते, मुसलमानों से बात करते, उनको समझाते, मगर वो बापू के घाट पर जाकर बैठ गए, गांधी की समाधि के पास जाकर बैठ गए। तो ये इनका चेहरा है। और आपको एहसास है ना वैसी जी की जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हर किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, फिर तो परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि ये सब भी आप पे आक्रामक होते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये तो
किसी ना किसी तरीके से बीजेपी की ही मदद करने में, बी टीम बनने में लगे रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आप सब पर बोलने लगते हैं, सबको सबसे दुश्मनी बोल लेते हैं। मैडम, अगर सच्चाई को बोलने के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी बोलना पड़ेगा तो बोल लूंगा। कम से कम जब खबर में जाऊंगा तो इस बात का तकनीकी नहीं रहेगी कि मैंने सच को नहीं बोला। दुश्मनी कर लेंगे, कोई खुदा है क्या? ये तमाम जिनका आप नाम ये खुदा है क्या? मेरी और आपकी इज्जत देने वाला तो ऊपर वाला है मैडम, रिजर्व देने वाला वो है। ये लोग क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त क्या करेंगे? आपके अख्तियार जो कर लें कर लीजिए, मगर सच को तो बोलना पड़ेगा ना। आप देखिए, एक बात सुनिए मैडम, आपके ताल्लुक से, माने आपकी फेडरेलिटी के ताल्लुक से कहा गया कि आप लोग वल्चर्स हैं, आप माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं, तो क्या आप वल्चर्स हो गए? क्या मीडिया अपना काम ना करे? सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ कहती है 31 मार्च को कहा कि कोई रोड पर नहीं है, जबकि लोग रोड पर हैं। वल्चर्स कह दिया गया मीडिया के लोगों को, और मीडिया काम ना करे, इस पर भी तो बोलना पड़ेगा। तो इस माहौल ऐसा है मैडम कि सिर्फ तारीफ करो, पावर में वो चाहता है कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन की आवाज ना आए, सब कव्वाली पार्टी बन जाए, मुशायरा करे, वाह वाह करें। ये मुझसे नहीं हो सकेगा, बोलना पड़ेगा। गलती जहां पर बीजेपी की होगी, मोदी सरकार की होगी, बोलेंगे हाँ मैं भी गलती कर रहा हूँ, बोलिए मेरे खिलाफ, आप कौन रोक रहा है आप? लेकिन इस पर तो सवाल मैंने खुलकर किया, कानून मंत्री से कुछ देर पहले किया कि इस तरह की बात जब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कोर्ट में मीडिया के बारे में, तो क्या आपकी सरकार इससे सहमत है? तो उन्होंने कहा कि एक संदर्भ में यह बयान दिया गया था, हम मीडिया का सम्मान करते हैं, हर मुद्दे पर आप सवाल तपाक तपाक मुझसे पूछ रही हैं, यही इस बात का परिचय है। तो यही तो इनकी थियरी ऑफ कंफ्यूजन है कि ये कोर्ट में एक बात कहेंगे, जब कोर्ट में एएसजी बात करेंगे तो वो सरकार की बात करेंगे, और कानून मंत्री आपके पास आकर दूसरी बात करते हैं। एएसजी का पूरा इशारा मीडिया के ऊपर था, वो मीडिया पर तनकीद कर रहे थे, और जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके बारे में कहा देयर प्रॉफिट्स ऑफ डूम। जो मीडिया के लोग पैसे जमा करके अपना पैसे दे रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम है। जो लोग काम कर रहे हैं, हर काम आप सबको। वैसे साहब, चलते चलते अब एक आखिरी सवाल, देखिए आने वाले दिनों में परिस्थितियां सामान्य होंगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो पहला वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को हम देश की संसद में आक्रामक अंदाज में देखेंगे? कौन सा वो मुद्दा है जो आपके मन में इस वक्त सबसे अहम है, जिसको आप ठीक होने के बाद परिस्थितियां उठाना चाहेंगे? ये मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से देश के 25 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स को बर्बाद कर दिया, उनकी मौत के जिम्मेदार है, उनके भूख के जिम्मेदार हैं, और जो नौकरियां चले गई है 12 करोड़, कभी आने वाली नहीं है। जीडीपी 3% हुआ, -30% होने वाला है। यह मुद्दा होगा। इन गरीबों को, सरकार को इनके अकाउंट में पैसे डालना पड़ेगा। अब या तैयार हो जाइए, देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और इसलिए कि मोदी सरकार की गलत प्लानिंग की वजह से, इनके धोखे की वजह से लोगों को कह दिया कि थाली बजाओ, दिए जलाओ, आज 25 करोड़ लोग नौकरियां बेरोजगार। अच्छा सर, ठीक है, एक सवाल मेरे मन में जो शुरू में भी मैं पूछना चाहती, लॉकडाउन लागू करने की सही नीति क्या होती है? अगर अनप्लान्ड था तो सही तरीका क्या है? मैडम सही तरीका यह होता कि मुझे और आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता। तो सर फिर तो संक्रमण बढ़ जाता ना। पहला केस 30 जनवरी को आया था सर। बिल्कुल मैडम, पहली 30 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक 15 लाख आपने पैसेंजर्स को अलाउ किया इंडिया में। क्यों अलाउ किया? आपने टेस्टिंग शुरू कर सकते थे आपने। आप माइग्रेंट लेबरर्स को आज भी जा रहे हैं, आप उनको पहले भी जाते, सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को आप कुछ नहीं करते। आप टेस्टिंग को बढ़ाते, आप अस्पतालों में आईसी यूनिट बढ़ाते, बेड कैपेसिटी बढ़ाते। क्या हो रहा है मैडम? आज दिल्ली में लाशें रखने की जगह नहीं है। दिल्ली के अस्पताल में कंटेनर लाकर रखा गया है कि लाशों को उस पर रखा जाएगा। ये भारत में हो रहा है। हम चांद पर सैटेलाइट भी देना चाह रहे हैं और गरीबों से इनकी जिंदगी का ये हाल करेंगे। अफसोस होता है कि 1 साल के मुकम्मल पर बीजेपी खुशियां मना रही है। अरे आप बर्बादी पर, किसी की लाशों पर अपनी खुशियां मत मनाइए। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त जरा हमें और मिला है, इसीलिए ओवैसी जी आपसे ये पूछना चाहती हूं कि एक वक्त पर जब ये संक्रमण नहीं हुआ था, कल्पना करना मुश्किल था, जिस तरह का विरोध हम सीएए को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से देख रहे थे, शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने सब पर लॉक लगा दिया। सरकार पर भी लगा दिया मैडम। कौन सा एनपीआर? सरकार पर भी तो लग गया लॉकडाउन। एनपीआर एनआरसी कहां कर पाए आप बड़े दावे कर रहे थे। मैं स्टैटिस्टिकली कह रहा हूँ, कोई खुशी में नहीं कह रहा हूँ, वरना कल चला देंगे दूसरे चैनल वाले के असदुद्दीन ओवैसी अंजन ओम कश्यप के साथ लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से ना आप एनपीआर कर सके, एनआरसी कर सके। अच्छा मैडम एक बात बता, ये बोलते ना कि इतना इनके पास अकाउंट, अरे भाई आप माइग्रेंट लेबर्स का आपके पास क्या है बताइए ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा लेबर मिनिस्टर को? कहाँ है लेबर मिनिस्टर? हमारे लेबर मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते। बेचारे शरीफ आदमी है, सीनियर एमपी है, 7 मरतबा के, मगर कहीं पर नजर नहीं आते। लेकिन जिन जनधन खाता बनाने पर एक वक्त पर आप लोग मजाक उड़ाते थे, उनका कहना है कि हमने सबका खाता खोला तभी तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए जितनों को भी मदद पहुंचा रहे हैं। क्या अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता मैडम, तो वो बच्चा अपनी माँ के लाश के पास खेलता नहीं। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में 85 लोग नहीं मरते। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो देश में आज माइग्रेंट लेबर वापस नहीं जाते अपने घर को। आपका जनधन अकाउंट कामयाब हुआ। अगर बीजेपी कह रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। हकीकत की दुनिया में आइए, रियलिटी को फेस करिए। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में लोग पानी के लिए नहीं मरते। ये जनधन अकाउंट है आपका। रेल मंत्रालय की तरफ से जो तमाम कोशिशें की गई, श्रमिक स्पेशल निकाला जा रहा है, उसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भी आपस में भिड़ गए। कहा 40 दे रहे हैं हमें, महाराष्ट्र सरकार ने, हमें 80 ट्रेनें चाहिए। पीयूष गोयल जी ने रात में ट्वीट किया कि हम 125 देने को तैयार हैं, आप हमें लिस्ट दे दीजिए। रात के 2 बजे तक वो वेट करते रहे, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे अभी तक सूची नहीं मिली है, और फिर पता चला कि उन्होंने 45 ट्रेनों की सूची दी थी, जिनमें से 4 पश्चिम बंगाल के थे, अम्फान तूफान की वजह से नहीं जा सकते थे, तो 41 गए। ये विरोधाभास क्या कहता है राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय की नीति पर? पीयूष गोयल साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है मैडम।
वो बहुत बेहतरीन आदमी है, इतने बेहतरीन है कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कह दिया कि भूख से तो कोई मर ही नहीं रहा है। इतने काबिल है वो, इतने काबिल है कि कह दिया कि भूख से तो मर ही नहीं रहा है। अरे पीयूष भाई, आप कौन सी दुनिया में हैं? आप ट्रेन में ऐसे चलिए, वो बात आपकी सही है, ट्रेन में पीने का पानी इंतजाम नहीं कर सकते आप। 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, और सरकार जब अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो वो अनुच्छेद 370 का हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यूएपीए को लागू करना, ट्रिपल तलाक को हटा देना, राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े फैसले बड़े सालों से अधर में लटके हुए थे, उन्हें अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती है सरकार, बताती है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? आपने जो 4 मिसालें पेश की हैं जिसको बीजेपी बड़े जोर शोर से कहती है कि ये 1 साल में उनकी ये कामयाबियां हैं। मिसाल के तौर पर इसको अभी हम आधे मिनट में इसको झूठ साबित कर दूंगा मैं। 370 की बात करते हैं, अभी भी वादी में, श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक्स, मिलिटेंट अटैक्स खत्म नहीं होते। चंद दिन पहले हमने हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल को और एक नौजवान मेजर को खोया। हम अभी भी वहां पर सिपाहियों को खो रहे हैं। दूसरे, अभी भी बॉर्डर से टेररिस्ट आते हैं। तीसरा यह है कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि चीन के रवैये में किस तरह से तब्दीली आई है। आज हम देखते हैं कि चीन 5 किलोमीटर के अंदर तक भारत की टेरिटरी में घुसकर बंकर्स बना लिया है और वहां पर अपनी आर्टिलरी को रख दिया है। आज वीडियोस आए हैं, तस्वीर आए हैं कि हमारे सिपाही किस तरह जख्मी पड़े हैं। खुद एएनआई की न्यूज पर और इंडियन आर्मी ने इकरार किया है कि वायलेंस हुआ है और चीन की फौज कब्जा करी लद्दाख में। ये 370 का जवाब रहा। सवाल ट्रिपल तलाक का, तो ट्रिपल तलाक एक गलत कानून बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, मगर क्या इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है? नहीं मिली है। क्या मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ है। इसकी मिसाल फैजान की मां जो दिल्ली राइट्स में मारा गया था, जिसको वीडियो सारे देश ने देखा, वो आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। तो अब कौन सी उपलब्धि है, कौन सी? नहीं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हो। वैसे साहब मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए, दरअसल आप समझते हैं ट्रिपल तलाक के मायने, ज्यादातर देश के जो वासी और जो गैर मुस्लिम हैं उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं तलाक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो दरअसल हटाया गया है, 3 तलाक तो देना है ही अगर आप डिवोर्स चाह रहे हैं इस्लाम में। ट्रिपल तलाक का मतलब है तलाक बिद्दत, इंस्टेंट तलाक। आपने तलाक 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 कह दिया, अब उसे गैर कानूनी किया गया है। एज अ लॉयर, एज एन एमिनेंट लॉयर, एक सांसद और एक खुद मुसलमान होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही रूढ़िवादी, एक वाहियात किस्म की रस्म थी, इसको तो हटाना चाहिए था? मेरा मानना यह है कि इस्लाम में सबसे बदतरीन चीज तलाक है और तलाक में इस तरह से तलाक देना ये गुनाह है। ये तमाम मुत्तफका तौर पर जो उलेमा है उन्होंने फतवा भी दिया और ये तालीमात भी है। मेरा अपोजिशन इस पर क्यों है? आपने कानून बनाकर मर्दों को और मौका दिया है औरतों का इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन करने का। अब वो मासूम औरत कैसे कोर्ट में प्रूफ करेगी? कौन उसके साथ खड़ा होगा? मेरे सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 50,000 करोड़ का 2G का घोटाला हुआ जिसको सीबीआई ने प्रूफ नहीं कर सकी दिल्ली कोर्ट में सॉरी। आप ये समझ रहे हैं कि एक मासूम मुस्लिम महिला को इंसाफ मिलेगा? आप ले जाकर उसको जेल में डाल देते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक जेल में रहेगा तलाक नहीं होगा, और जब वो जेल से निकलेगा तो उसकी बीवी, जो लीगली बीवी कहलाएगी, वो जेल के सामने खड़ेगी और कहेगी कि बाहो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये कानून बनाकर ये मुस्लिम महिलाओं से बहुत बड़ा मजाक किया गया। यूएपीए की बात करते हैं। अब यूएपीए पर भी आप सवाल उठाते हैं, क्या आतंकी जो हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमले करना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं होना चाहिए? यह सरकार की दलील है। सर, सरकार की दलील बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए कि जब यूएपीए को अमेंड किया गया था, जब चिदंबरम होम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। अब जब अमित शाह होम मिनिस्टर है, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लाइफ के खिलाफ है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे इसका मिसयूज हुआ है। बच्चों की, मुसलमान बच्चों की, दलितों की, आदिवासियों की, और जो गवर्नमेंट अपोज करता है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इनकी जिंदगी के 7-7 साल, 6 साल बर्बाद हो गए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक राजस्थान का लड़का 12 साल के बाद जेल से निकलता है, कोर्ट उसको बरी करती है, अपनी मां के घर जाता है तो मालूम होता है मां मर जाती है, खबर पर जाकर होता है। आप बताइए कि 2 महिलाएं दिल्ली की, इनको कोर्ट एक बेल देती दूसरे दिन, तीसरे दिन दिल्ली पुलिस उनको फिर गिरफ्तार करके यूएपीए लगाती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टेररिज्म को रोकने के लिए नहीं, जो सरकार के खिलाफ है, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए एक्टिविस्ट के ऊपर, और खासतौर से मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो पढ़े लिखे हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इसमें 190 दिन का टाइम मिलता है डिटेंशन का, जो दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। अमेरिका में नहीं है, पेट्रियट एक्ट में नहीं है, यूके में नहीं है, रशिया में नहीं है। भारत एक वाहिद मुल्क है जहां पर 190 दिन का। सर, आपको आखिरी मिसाल दे यूएपीए की, पूना की पुलिस ने कहा था कि वहां पर गिरफ्तार किया गया भीमापुरा गांव के बाद उन लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते थे। मैंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर देखे, उसमें कहीं पर जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री को हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मीडिया में कह दिया गया। हो क्या रहा है कि लोग जेलों में सड़ते हैं, पब्लिक की मेमोरी से लोग भूल जाते हैं, और फिर 5-6 साल के बाद कोर्ट उनको बरी कर देता है। तो यूएपीए का कानून मिसयूज में ज्यादा हुआ है। रिकॉर्ड है कि 75% इसमें लोग बरी हो जाते हैं।
तो फिर यह कानून कैसा? आप बताइए फिर कश्मीर में इतने बड़े टेररिस्ट ऑफेंसेस क्यों हो रहे हैं अभी भी? और आप ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करता है, सवाल उठाता है, उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा क्योंकि सवाल बहुत हैं ओवैसी साहब मेरे पास। अब राम मंदिर, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सालों से यह मसला लटका हुआ था, लेकिन सरकार भी इसका क्रेडिट लेती है, और ले क्यों ना। मेरा सवाल बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा ओवैसी साहब? सर ये एक बात देख लीजिए कि क्या अयोध्या में राम मंदिर, कितने राम मंदिर है देख लीजिए, आप मालूम करवा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप पढ़ेंगे, और फैसला पढ़ने के बाद मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इट इज नॉट इनफेलिबल। आप मुझे बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद नहीं किया जाता तो क्या आज हम ये फैसला देखते? अगर मस्जिद वहां पर रहती, बाकी रहती, तो क्या फैसला आता? जिन्होंने मस्जिद तोड़ दिया उसकी बुनियाद पर रास्ता आसान हो गया। अब हम तो ये कहेंगे कि वहां पर मस्जिद थी और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी, क्योंकि एक क्रिमिनल एक्शन के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्रिमिनल एक्शन के तहत अपने जजमेंट में उसको शहीद किया गया था। अब ये हमारी बात है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? उसको जन्मस्थल मानती है ना एक ह्यूज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी आबादी का एक बड़ा तबका ये मानता है ना। सर आपके मानने से, मेरे मानने से फेथ के ऊपर देश नहीं चल सकता। ये जो जजमेंट आया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जजमेंट फेथ की राह पर मुल्क को लेकर जा रहा है। हमारे संविधान में ये नहीं कहा गया कि मेजॉरिटी का जो फेथ है उस पर देश चलेगा। हमारे संविधान में कहा गया राइट टू इक्वालिटी, हमारे संविधान में कहा गया कि ये तमाम चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता, ना इस्लाम को मानता है, ना हिंदुइज्म को मानता है, ना किसी मजहब को नहीं मानता, बल्कि सेलिब्रेट करता है तमाम रिलीजन्स को, उन लोगों को भी सेलिब्रेट करता है जो किसी मजहब को नहीं मानते। भारत राज्य के बनने की राह पर जा रहे हैं, आप ये आशंका जाहिर कर रहे हैं मिस्टर ओवैसी? यकीनन आशंका नहीं बल्कि क्लियर कट है ना। आप देख लीजिए किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रही है बीजेपी। अब मैं कोरोना संकट, इस संक्रमण काल की बात करता हूं। 2 महीने से ज्यादा, 68 दिन आज पूरे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, देह की दूरी भी हमने मेंटेन की, घरों में हम बंद भी रहे, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी देश ने। और सरकार कह रही थी जान है तो जहान है, कि जान बचाना प्राथमिकता है, लेकिन अब जान भी और जहान भी, उस ओर हम आ गए हैं। अनलॉकिंग का पहला फेज कल से शुरू हो जाएगा। तो आप जो सरकार का रिस्पॉन्स रहा है इस संकट काल, संक्रमण काल में, सरकार इसे कहती है कि देखिए अगर हम ये कदम ना उठाते तो बहुत ज्यादा लोग संक्रमित होते, दुनिया में हमारी सराहना प्रशंसा की जा रही है। आप सरकार के इनिशिएटिव्स को, हमारे ये इन 68 दिन को कैसे देखते हैं ओवैसी साहब? सर ये जो 68 दिन का मौका सरकार को मिला, उन्होंने गवाया नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से इसको खोया है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था देश को? 21 दिन में हम इस पर जंग जीत जाएंगे। आप जीते प्रधानमंत्री, आप हार गए। इस टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स का चीफ विनोद साहब ने कहा था कि 18 मई के बाद कोई कोविड नहीं होगा। झूठ साबित हुआ। 7-7 हजार 6-6 हजार केसेस देश में बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपने लॉकडाउन को यह समझा कि वायरस खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स, खासतौर से एपिडेमोलॉजिस्ट ने कहा कि हम टाइम बाई कर रहे हैं, मगर आपने एपिडेमोलॉजिस्ट को किसी को कंसल्ट नहीं किया। आपने देश को धोखा दिया और खासतौर से मिडिल क्लास तबके से कह दिया कि भाई घंटी बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लाइट बंद करो। आज अगर आप मार्च के महीने में हमारे गरीब लेबरर्स को वापस भिजा देते, खासतौर से यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड को, उस वक्त वायरस कम था। आज आप इकोनॉमी खोल रहे हैं, हमारा लेबर जा चुका है, तो कौन से इकोनॉमी रिवाइव होगी? तो आप कह रहे हैं सरकार ने उल्टी गंगा बहाई, आप ये कह रहे हैं उल्टी गंगा बहाई, जो दरअसल अब कर रही है ये फर्स्ट फेज में करना चाहिए था, बजाय कि चौथे या 5वें फेज में करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसी वक्त करना चाहिए था। वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर। अरे भारत के प्रधानमंत्री सारी दुनिया के वाहिद हेड है कंट्री के जिन्होंने कोविड क्राइसिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मन की बात, लव लेटर लिखते हैं लोगों को आकर। अरे आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना प्रधानमंत्री जी। अगर आपको नफरत है आप जैसे एंकर से, तो मत बुलाइए, किसी और को बुलाइए जो आपके सामने बैठकर चापलूसी करके सवाल कर ले आपकी तारीफ में। मगर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रधानमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। पर मिस्टर ओवैसी, मैं बीच में रोकूंगा। आप लगातार सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक वैश्विक महामारी थी, ये कोई सरकार तो लेकर नहीं आई, ये बाहर से आई है। सरकार ने जो कदम उठा सकती थी, कुछ गलतियां होंगी, आप गलतियां करिए, पर आप तो, और मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तुषार मेहता के, जो सॉलिसिटर जनरल हैं देश के, और क्योंकि आप एक बेहतरीन वकील भी हैं खुद, सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं आप जैसे लोगों के लिए, और मैं भी उसमें शामिल हूं दरअसल, पर मैं आपका टेक चाहूंगा, दैट यू आर अ वल्चर ऑफ डूम। आप यहां पर बर्बादी के नाम पर ताली बजाते हैं कि देखिए आप गिद्ध की तरह हैं, आप नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, नकारात्मकता के प्रतीक बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं वही हूं जो समझ रहे हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है सर। मैं यहां पर कोई इमेज मेकओवर के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। और वल्चर्स मैंने कह दिया, प्रॉफिट्स ऑफ डूम, और वल्चर की बात पर भी आगे आता हूं। यू आर अ प्रॉफिट ऑफ डूम एंड यू आर अ नेगेटिव पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस देश को आप जैसे वल्चर्स की जरूरत है। वल्चर क्या करता है? वल्चर पूरे एनवायरमेंट को साफ रखता है, पोल्यूशन से बचाता है। तो इस देश को और वल्चर्स की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सर
कम से कम वो जो कहानी आपकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सुनाई गई उसको सच तो कह देते। झूठ का आपने उस जर्नलिस्ट का, उसने बचाया उसको उसने उसको उस बच्चे को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि जरासीम तो कहा गया, वो 14 साल जिंदा था। मगर नहीं, वो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में लोग मशगूल रहते हैं, पूरी चीज पढ़ते नहीं है। किसी ने चलाया था, ये 3 साल पहले चला था मैसेज, किसी को पता तो है नहीं कि ये गलत चीज पब्लिश की जा रही है या छापी जा रही है व्हाट्सएप पर। अब बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ना सिर्फ ये लोग बानी है, वाइस चांसलर हैं, बल्कि जिंदगी भर के लिए इसके ओनर हैं ये लोग। झूठे फर्जी वेंटिलेटर दिए जाते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। झांसी में शर्मा एक साहब की लाश 4 दिन ट्रेन के टॉयलेट में पड़ी रहती है, उसकी फिक्र नहीं है। 85 लोग 9 मई से 28 मई से ट्रेन में मर जाते हैं। आप और हम वल्चर हैं, पीने का पानी नहीं है। 140 माइग्रेंट लेबर्स मर जाते हैं। इस क्राइसिस, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन जो मोदी सरकार ने किया, हम वल्चर हैं। फिर आप एक ही तरह का नैरेटिव चला रहे हैं ओवैसी साहब। 51 लाख लोगों को ट्रेन के जरिए भेजा गया है, 40 लाख लोगों को बसों के जरिए उनके घर भेजा गया है, 20,97,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया गया है, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो मद है वो 182 रुपए से 202 रुपए कर दी गई है, मुफ्त में गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ये फेहरिस्त इतनी लंबी है, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आप पॉजिटिव्स बिल्कुल नहीं देखते हैं। बिल्कुल नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं जो ऐनक लगाया हूं ना, वो मोदी सरकार की गुलामी की ऐनक नहीं लगाया हूं। मैं ऐनक लगाकर सच्चाई को देख रहा हूं। अगर आपने 20 लाख करोड़ का वो इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया, देश के जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि 10% जीडीपी, झूठ है। 1.7% ऑफ जीडीपी भी नहीं है। ट्रेन चला रहे, मुंबई से ट्रेन जाना गोरखपुर को, ओडिशा चले जाती है। आप खुद देखिए कि एक अबरार और एक सुनील नामी लोग पीने का पानी ट्रेन में नहीं मिला उनको। पीयूष गोयल साहब टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू देकर कहते हैं कि कोई भूखमरी से नहीं मरा है। कितनी झूठ बोलेंगे, कितनी झूठ बोलेंगे। आखिरी सवाल, अब आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ जो रेज करना चाहूंगा, क्योंकि अब समय भी पूरा हो रहा है, सबसे संवेदनशील बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस कोरोना काल, अब तो ये 68 दिन हो गए, लेकिन पहले 15 से 20 दिन ऐसा भी लगा, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी, कि हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ रहे, हम एक कम्युनल वायरस से लड़ रहे हैं। मरकज खबरों में रहा और मरकज की गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी सामने आई, जिसके चलते कोरोना के शुरुआती संक्रमण का जो फैलाव था वो बहुत तेज गति से हुआ। क्या आप इस बात को मानेंगे? मैं नहीं मानता इस बात को, इसलिए कि 30 मार्च को केरला में जो 3 लोगों को कोविड हुआ था, वो कौन से मजहब के थे? इटली के टूरिस्ट जो आए थे, वो कौन से मजहब के थे? और 30 मार्च को गुजरात में एक आदमी का सूरत से और दूसरे का किसी और जगह से लिया गया, उनका मजहब से क्या ताल्लुक था? बोरिस जॉनसन का मुसलमान थे, क्या अमेरिका में जो लोग मर रहे हैं वो मुसलमान है? सर, ये वायरस किसी को नहीं देखता, ना मजहब को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना दौलतमंद को देखता है। हाँ, ये वायरस की वजह से सबसे ज्यादा भारत में परेशान इस गवर्नमेंट के अहमकाना फैसलों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गरीब पिट रहा है, मर रहा है। हद तो ये हो गई कि मीरठ में एक सैंपल को आप हिफाजत नहीं कर सके, एक बंदर छीनकर सैंपल लेकर चला गया, तो क्या उसको भी आप मजहब से जोड़ देंगे? ये सरकार। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में मरकज वालों ने संक्रमण बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही कि मरकज वो जहां गए, जहां जहां उनके फुटप्रिंट्स गए तबलीगी जमात के लोगों के, वहां संक्रमण फैल गया। बिल्कुल सरासर झूठ है। WHO के गाइडलाइंस के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल की जितनी भी बात करी जाए कम है। केजरीवाल जब दिल्ली चल रहा था तो बजाय चीफ मिनिस्टर के लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, मगर एक अखलाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी। वो हिंदू इलाकों में जाते, मुस्लिम इलाकों में जाते, लोग समझाते, वो नहीं क्या किए? राजघाट पर जाकर खामोश बैठते हैं। ये केजरीवाल का असली चेहरा है जो लोग आज समझ रहे हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का, तो वो कहते हैं कि अब कोई माइग्रेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आर्टिकल 19 में उसकी इजाजत दी गई है, मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेहतरीन क्या काम है कि मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम कर दो। ये बात गलत है, आज देश जान रहा है, और मुझे यकीन है कि इनकी तमाम झूठ ये झूठी रहेगी। ये झूठ के अपनी झूठ को सच्चाई से नहीं छुपा पाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर कोरोना वायरस के नाम पर कम्युनल वायरस फैलाया गया, और क्या यही वजह है? अब मैं एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पर यह पूछना भी जरूरी है, क्या यही वजह है कि अजित डोभाल, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, 28 मार्च को रात को 2 बजे मौलाना साहब तबलीगी जमात के मुखिया से मुलाकात करते हैं, और आज हम 31 मई को बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी, 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मौलाना साहब कहां है? ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली गई, 20 दिन तक सब चिल्लाते रहे, एक्सक्लूसिव स्टिंग्स और न जाने क्या क्या खबरें चली। मौलाना साहब आज तक भी नहीं मालूम किसी को कहां है, और वो कहने को दिल्ली में है। अब ये जो लोग NSA के करीब हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों या धर्म लीडर हो, ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सरकार इस लॉकडाउन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन है क्योंकि स्टेट्स के पास लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। मुझे अफसोस और गम इस बात का है कि कई नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स इस लॉकडाउन को क्यों माने? इनको नहीं मानना चाहिए था। वो अपने तौर पर अपने स्टेट में लॉकडाउन के तरीकों को इजाद करते और लॉकडाउन को करते। मगर सर, जो 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं वो नहीं आने वाली है। आने वाले मुस्तकबिल में GDP -25% होने वाला है। आज देश को इसकी फिक्र करना है। सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन के लिए 4 घंटे और लॉकडाउन खत्म करने के लिए 8 दिन।
यानी मोदी साहब कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं हाथ उठा लिया हूं, अब आप दिए जलाओ या मत जलाओ या थाली बजाओ, हम जो कर सकते थे कर लिए, अब आप जाने और आपका अल्लाह या आपका भगवान जाने, हम कुछ नहीं कर सकते वायरस में आपकी। लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार कुछ शर्तें और ढील दी गई है इसमें, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? अब मेरा मानना, मैं शुरू से कह रहा हूं कि लॉकडाउन लीगली तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि पब्लिक हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है संविधान के लिहाज से। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जितने चीफ मिनिस्टर हैं, जिनमें नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्यों इसको 24 मार्च से कबूल किया, ये मैं तो नहीं समझा सकता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीएमए एक्ट सेक्शन 6 को लेकर ये लॉकडाउन इंपोज कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी भी वक्त है कि स्टेट गवर्नमेंट इसका अपोज करें, क्योंकि दिल्ली की सरकार किसी भी स्टेट में ये नहीं कह सकता कि अब आप रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये वो नहीं कह सकते कि जुलाई 8 से आप होटल्स खोलेंगे या रिलीजियस प्लेसेस खोलेंगे। ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ओवैसी जी, मैं आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, लेकिन ये जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में आई, पहली बार ऐसा आपदा हम लोग देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे जो मामले बढ़ते वो कंटेन किए गए, उसको हमने कुछ रोका लॉकडाउन की वजह से? देखिए, मैं लॉकडाउन अगर करना था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना चाहिए था, क्योंकि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है। रहा सवाल कि इस वायरस को कंटेन करना या थम इसको रोकना, लॉकडाउन से वायरस रुकता नहीं है, लॉकडाउन से सिर्फ आपको टाइम मिलता है। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने इस 2 महीने को जाये किया, इसको वेस्ट किया, कोई तैयारी नहीं की। आप देख लीजिए कि अभी भी पूरे दुनिया में सबसे कम टेस्टिंग अगर कहीं पर हो रही है तो भारत में हो रही है। और बीजेपी की तरफ से बार बार ये सोचा दिया जाता है कि भारत का तकाबुल किया जाता है यूएस से। इंडिया में जो मिडाइन एज है वो यूएस से कम है। ओवैसी जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने जिस तरह से लॉकडाउन नहीं किया और वहां पे देखिए लाखों में लोगों की मौत हो रही है, अगर हम करते हैं, हमारे जिस तरह से आबादी है, हमारे यहाँ तो और बुरा हाल हो सकता था। तो ये लॉकडाउन जरूरी था, हालांकि तरीका जल्दबाजी हो सकता है, बिना आप कह सकते हैं कि प्लान करके नहीं किया, लेकिन जरूरी था एक समय लोगों को जागरूक करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए और महफूज रखने के लिए लोगों को ये जरूरी था उस समय। नहीं, अब ये जरूरी था नहीं था, ये लंबी बहस है। जहां तक आपने यूएस की बात की, मैं आपसे ये कह रहा था कि इंडिया में मिडाइन एज 29.8 ईयर्स की है, यूएस में 38 ईयर्स की है। भारत में सिर्फ 5% आबादी 65 साल के ऊपर है, यूएस में 15% उनकी आबादी 65 साल के ऊपर है। तो जाहिर है वहां पर मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने लॉकडाउन 70 दिन हो गए, आपने क्या हासिल किया? क्या अगर आप 25 मार्च से ट्रेन के जरिए माइग्रेंट लेबरर्स को भिजा देते, जब सिर्फ 530 कोविड वायरस के केसेस हुए थे, आज आप इनको भिजा रहे हैं अपने अपने उनके स्टेट्स को। आप देखिए वायरस बढ़ रहा है, पिछले 5 दिन से 6,000 7,000 केसेस हो रहे हैं। अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में 124 लोगों की अमवात हुई है और फिर आप इकोनॉमी खोलने जा रहे हैं। तो जब ये माइग्रेंट लेबर्स चले जाएंगे, 20 करोड़ के करीब लोग अपने स्टेट को चले गए, 12 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, जिसमें से 4 करोड़ तो माइग्रेंट लेबर्स के। तो आपने क्या हासिल किया? आपने क्या हासिल किया? सरकार ने क्या हासिल किया? सवाल जो हमारे मजदूर हैं, जो हम सबने तस्वीरें देखी और हम सब विचलित हुए, सरकार पर तो सवाल उठता है, लेकिन ये तमाम सरकारों, राज्य सरकारों पर भी उठता है, क्योंकि जब रेल सेवा शुरू करने की बात हुई तो ये भी हुआ कि राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। राज्य सरकारें और केंद्र के बीच रस्साकशी चलती रही, कौन इनका किराया देगा उस पर चलती रही, लोग प्लेटफॉर्म पे मरते रहे। तो इसका तो दोष तमाम सरकारों को दिया जाएगा या सिर्फ केंद्र सरकार को देंगे आप? मैडम, अगर आप संविधान देखेंगे, संविधान में आर्टिकल 217 शेड्यूल 7 में आइटम 81 है, जो क्लियरली ये कहता है इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड इंट्रास्टेट माइग्रेशन। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की जिम्मेदारी है संविधान के लिहाज से। अब रहा सवाल ये ट्रेन से, श्रमिक ट्रेन से भिजाना, आप बताइए कि ये सरकार कितना झूठ बोलती है कि 9 मई से 27 मई के दरमियान में 85 लोगों की मौत हुई है ट्रेन के अंदर, और वो बदतरीन वाकया झांसी का, जिसमें एक लाश एक मजदूर की 4 दिन तक टॉयलेट में पड़ी रही। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? यानी लोग पीने के पानी को तड़प रहे हैं, जो 24 घंटे का सफर था वो 70 घंटे ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? फिर ट्रेन आप नहीं चला रहे। मुंबई से ट्रेन निकलती है, जाना गोरखपुर ओडिशा चली जाती है, 24 घंटे का सफर, 70 घंटे 80 घंटे उसमें पीने का पानी नहीं। इसी से तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज अपना 1 साल मुकम्मल होने पर इतना बड़ा जोर शोर से जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं लोग? इनको तो अफसोस करना चाहिए था, इनको तो शर्म आनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी और उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों, छोटे कारोबारियों ने कष्ट सहा है, परेशानियां दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है ये बात। प्रधानमंत्री ने एक मजाक किया है भारत के माइग्रेंट लेबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर भारत के उन गरीबों से इनका मजाक उड़ाया है जो पिछले 2 महीने से उनके पास खाने को खाना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं, ये कहकर के इतना ये नहीं होना था। अरे आपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, बड़ी धूमधाम से कहा गया कि हमारे जीडीपी का 10% है।
मैंने भारत के जितने इकोनॉमिक माहिरीन हैं उन तमाम के आर्टिकल्स पढ़े, वो तो कहते हैं कि 1.5 ही नहीं हमारे जीडीपी का। आज आप देखते हैं ये तमाम विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, आपने ये सवाल उठाया है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अब देखिए तमाम राज्य सरकारें अपनी तरफ से एहतियाती इंतजाम कर रही हैं। अब आज ही जो ढील दी गई है उसमें कहा है कि तमाम धार्मिक स्थल खुल जाएंगे जल्द। हमने देखा ममता बनर्जी ने कहा कि 1 जून से खुल जाएगा। येदियुरप्पा ने भी पहले कहा कि हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। जो तमाम धार्मिक स्थल, आपको लग रहा है ये ठीक कदम है, इसकी जरूरत थी, लोगों को थोड़ा संतोष होगा इससे? देखिए मेरा आर्गुमेंट ये है कि स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट डिसाइड करेंगे, चाहे वो कर्नाटका की बीजेपी की सरकार हो या टीएमसी की सरकार बंगाल की हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपने शराब की दुकानें खोल दी और शराब की दुकानों में तो लाइन लगी हुई थी जब खोला गया। आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजाक उड़ाया इन माइग्रेंट लेबर्स के साथ। तो फिर आपका ये लॉकडाउन रहा कहां? इस 2 महीने में आपने वायरस को तो रोका नहीं, मगर आपने भारत की इकोनॉमी को तो बर्बाद कर दिया। आज 40 साल के बाद आज हमारा जीडीपी 3.1 पर आ चुका है। वो जो 12 करोड़ नौकरियां गई वो कभी आने वाली नहीं है। सरकार ये भी कह सकती है, बिल्कुल, और सरकार ये भी कह सकती है कि पूरे विश्व में मंदी है, और सरकार ये भी कह सकती है कि रोजगार तो आप थोड़ा, तभी वो शायद मजबूरी में ये लॉकडाउन धीरे धीरे खोल रही है और जरूरत भी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में भी आप देखिए बहुत जरूरी था, आपने शराब की दुकानों की बात की, हमने यहाँ पे भी देखा जरूरत थी, सरकारों को पैसे की जरूरत थी, लॉकडाउन से उनकी कमाई का जरिया रुक गया था, इसलिए तमाम सरकारें जोर दे रही थी और इसलिए हमने वो दृश्य भी देखे किस तरह से भीड़ लगी। तो ये जरूरत थी, आर्थिक जरूरत थी राज्य सरकारों की, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आर्थिक जरूरत थी, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो ड्रग्स को लीगलाइज कर दीजिए, पूरे ड्रग्स को लीगलाइज कर दीजिए, पैसे कमा लीजिए ना। इस एक गवर्नमेंट की सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहां गई? अगर आपको आर्थिक या फिर फाइनेंस की जरूरत थी तो कई और तरीके हैं, मगर ये क्या तरीका था? और सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या दिया? 1 पैसा नहीं दिया। मैं जिस आपका क्या प्लान होता? अगर आप थोड़ा सरकार को सुझाव देना चाहते तो क्या देते? अब जिस तरह से सरकार खोल रही है, अर्थव्यवस्था खोल रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों की नौकरी जा रही है, तो आप क्या सुझाव देते? मैडम बात बिल्कुल सही है, अब तो इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ये मोदी सरकार का जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर, अब इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, अपने हाथ उठा चुके हैं। ये भारत की आवाम जनता से, भारत के गरीबों से कह रहे हैं कि भाई साहब, मित्रों, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जीना मरना आपका और आपके खुदा के ऊपर, हमसे कुछ नहीं हो सकता है। रहा सवाल क्या करना चाहिए था, हमको टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए था, हमको मार्च में ही हमारे माइग्रेंट लेबर्स को बुझाना चाहिए था। अब ये करना है कि ये जो माइग्रेंट लेबर, जो गरीब लोग हैं, सरकार को पैसे देने चाहिए, उनके अकाउंट में पैसे डालना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपए डालिए ना। $450 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, उसको इस्तेमाल करिए। किस लिए उठाकर रखे? इसी दिन के लिए इस्तेमाल रखे ना। हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे हुए हैं, वहां पर चावल और गेहूं सड़ रहा है, बांटिए ना गरीबों में उन लोगों को। आप स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके जो लोन्स हैं उसको डिफर करिए, उनको वेज एंड मींस एडवांस 100% करिए। ये आप लोन देना नहीं लगना चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि 7,500 रुपए हर के हाथ में डाल दीजिए, आप कह रहे हैं 5,000 रुपए, जो बिल्कुल हमारा निचला स्तर है। एक आखिरी सवाल ओवैसी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, निजामुद्दीन मरकज का, जब हमारे देश में कोरोना का शुरुआत ही हुई थी और ये हमारे सामने एकदम आके खड़ा हो गया था, तो निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया था, उस पर आपकी क्या राय है, जो वो वाकया हुआ था? अरे मैडम देखिए ना, ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया, क्योंकि मुसलमान, हर किसी टीवी एंकर को मुसलमान दिखता है तो फौरन तबलीगी जमात का पूछते। आप मुझसे ये पूछ लेते कि मीरठ में एक बंदर ने जो ब्लड टेस्टिंग के सैंपल्स को लेकर भाग गया, वो कैसे लेकर भागा? अब ये रहा सवाल कि निजामुद्दीन का, ये तो उनकी गलती नहीं है। दिल्ली की सरकार ने क्या रिलीजियस गैदरिंग को रोक दिया था? वैसे ही वैष्णो देवी में लोग फंस गए थे, यहां पर भी लोग फंस गए थे। अब इसको पूरा एक मजहब से जोड़ देना ये गलत है। अगर ये बात है तो बताइए कि 30 जनवरी को सबसे पहले भारत में कोविड पेशेंट आया था, उसका क्या मजहब था? उसके 3 पेशेंट थे। उसके बाद इटली के टूरिस्ट, उनका क्या रिलीजन था? चाइना में, वुहान में, अमेरिका में बोरिस जॉनसन का क्या रिलीजन था? तो ये तो बीजेपी संघ परिवार की बहुत बड़ी गंदी साजिश थी कि वो अपनी नाकामियों को और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो तबलीगी जमात और इस्लाम का नाम बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वहां पे गैदरिंग हुई थी और लॉकडाउन के बावजूद और निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बहरहाल आपने अपनी बात रखी और आपने तमाम सवाल भी उठाए सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी जी।